नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हुओगे खराब। इस कहावत को गलत साबित किया हरियाणा ने। हरियाणा देश का वो राज्य जो स्पोर्ट्स कैपिटल, स्पोर्ट्स हब के नाम से जाना जाता है, वो राज्य जिससे सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल आते हैं, और वो राज्य जो चाहे फौज की बात हो, देश सेवा की बात हो या फिर खेल खिलाड़ियों की बात हो, हमेशा प्रदेश में नंबर 1 रहता है। लेकिन इस राज्य में आज खिलाड़ी हताश हैं, और हताश इसलिए कि पिछले 2 दिनों में हमने 2 होनहार खिलाड़ियों को खो दिया। पहली घटना सामने आई जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव से। और लाखन माजरा गांव के मिनी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक, उम्र महज 17 साल है, और वो प्रैक्टिस के दौरान जो बास्केटबॉल का पोल है वो गिरता है, और पोल उसकी छाती पर गिरता है सीधा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अब इस पूरे मामले पर हंगामा खड़ा हो गया है। लेकिन इसी तरह की एक और घटना हुई जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। ये दरअसल मामला रविवार संडे का है, और मंगलवार के दिन ही इस खिलाड़ी ने भी दम तोड़ा इलाज के दौरान, और इसकी भी मौत उसी तरह से हुई। झज्जर जिले का बहादुरगढ़ जो कस्बा है, वहां पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम अमन नाम का खिलाड़ी है, और अमन की जो उम्र है वो भी महज 16 साल बताई गई है। और अमन जब खेल रहा था बास्केटबॉल के उस ग्राउंड में, तो इस पर भी पोल टूटता है और पोल अमन के ऊपर गिरता है। इसमें अमन को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन संडे की यह घटना, और अब मंगलवार को यानी इलाज के चलते हुए 2 दिन हो चुके थे, पर अमन की जान नहीं बचाई जा सकी। तो 2 खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहे, और बड़े सवाल हैं जो पीछे छूट गए हैं, जिनका जवाब प्रदेश सरकार को देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार से लगातार जवाब मांगा भी जा रहा है। एक एक करके दोनों केस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। हार्दिक राठी लाखन माजरा गांव का है, और वहां पर उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर रहा था। नेशनल टीम में चयन हो चुका था, और उसका सपना था कि इंटरनेशनल लेवल पर बास्केटबॉल खेला जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि जिस स्टेडियम में हार्दिक प्रैक्टिस कर रहा था, आप अंदाजा लगाइए, उस स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए 2 बार ग्रांट जारी की सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एमपी कोटे से। लेकिन उनकी जो ग्रांट जारी की गई, जो पैसा जारी हुआ, उसको लेकर टेंडर लगा ही नहीं। पूरी प्रक्रिया टेंडर में उलझी रही। आज दीपेंद्र हुड्डा ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वो सबूत दिखाए, वो कागज दिखाए जिसमें उन्होंने 2 बार ग्रांट अप्रूव की, लेकिन उनकी ग्रांट को लगाया नहीं गया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं विपक्ष का सांसद हूं, मेरे साथ हर बार इसी तरह का ये लोग काम करते हैं, मेरी ग्रांट को ज्यादा से ज्यादा उलझाने की कोशिश करते हैं कि उस काम में समय लगे। और उन्होंने कहा कि अगर आज ये पैसा लग जाता, मेंटेनेंस काम हो जाता, तो न ये पोल गिरता, न हार्दिक इस दुनिया से जाता। यानी वो आज हमारे बीच में होता। हमने हमारा एक हीरा भाई खो दिया है, ये कहना है कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। अब इस पूरे मामले में एक खुलासा यह भी हुआ है कि जो स्टेडियम है जहां पर प्रैक्टिस करता था हार्दिक, उसके कोच हैं मोहित, और मोहित कुमार का कहना है कि स्टेडियम की मरम्मत के लिए वो लोग कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मिले थे। नायब सैनी जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप जाइए, आपका जो काम है वो होगा, उसकी मरम्मत हम कराएंगे। लेकिन उसके बाद जेई जो जूनियर इंजीनियर है वो आते हैं स्टेडियम में, लगभग 2 महीना पहले मुआयना करके जाते हैं, एस्टीमेट बनाकर ले जाते हैं, लेकिन तमाम जो चीजें हैं वो फाइलों से आगे ग्राउंड पर कभी आती ही नहीं। और यही वजह है कि आज हमने इस पूरे इंसिडेंट को क्राइम स्टोरी के एपिसोड में लिया है, क्योंकि यह मामला कोई महज हादसा नहीं है। इसको आप महज हादसा कहकर नहीं टाल सकते, हादसा कहकर कमतर नहीं आंक सकते। ये सिस्टमैटिक मर्डर है, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार यही बात उठा रहे हैं। सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा है कि यदि आप एक बास्केटबॉल ग्राउंड में पोल तक ठीक नहीं करवा सकते, तो फिर आप सरकार कैसे चलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार को यह पता नहीं था या अधिकारियों को यह पता नहीं था कि स्टेडियम की हालत कैसी है, क्योंकि एक डेलीगेशन मिल चुका है, सीधा सीएम से जाकर मिल चुका है। एमपी जो वहां का है वो अपने एमपी कोटे से फंड दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके अफसरों ने कार्रवाई नहीं की, और इसका नतीजा यह हुआ कि एक होनहार खिलाड़ी इस दुनिया से
चला गया। अब आप सोचिए कि महज 17 साल की उम्र में हार्दिक नेशनल लेवल की बास्केटबॉल टीम में उसका सिलेक्शन हो चुका था। उसका परिवार कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहा होगा। स्पोर्ट्स में जब बच्चा जाता है, खासकर इस तरह के गेम्स में जो कि काफी महंगे होते हैं, बास्केटबॉल उनमें से एक है, और बास्केटबॉल की वो प्रैक्टिस कर रहा था, पूरा परिवार जो है वो उसके लिए संसाधन जुटाता था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन बेटा जो है बड़े लेवल पर जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का जो नाम है वो ऊंचा करेगा। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि व्यवस्था जो है वो उनके बेटे की जान की दुश्मन बन जाएगी, और इसी व्यवस्था ने हार्दिक की जान ले ली। अब हार्दिक के बाद दूसरा केस है जिसकी कम चर्चा हो रही है, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स की जो मौत है वो मंगलवार को ही हुई है। दूसरा केस जो आया वो रोहतक के बगल में दूसरा जिला झज्जर है। झज्जर के बहादुरगढ़ कस्बे से आया है, और बहादुरगढ़ इस कस्बे में इंसिडेंट ये हुआ कि अमन नाम का एक लड़का है, उसकी उम्र भी 16 साल है, और अमन खेलने जाता है, बास्केटबॉल खेल रहा है, वो भी होशियार सिंह, ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम है वहां पर। और वहां पर भी यही होता है कि पोल गिर जाता है। पोल गिरने से अमन को चोट लगती है। परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। सिविल हॉस्पिटल वहां से बहादुरगढ़ से उसे पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। पीजीआई में जब परिवार पहुंचता है तो अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाता है। अमन के पिता कह रहे हैं कि मैं आधा पौने घंटे तक अपने बेटे को लेकर घूमता रहा, मैं बैठा रहा, मैं इंतजार करता रहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए कोई आएगा, क्योंकि जब मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर में पहुंचा मेरी पर्ची तो काट दी गई, पर वहां पर जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए अटेंडेंट होती है मैडम, वो नहीं थी। वो करीबन पौने घंटे बाद आई, और इस पौने घंटे के बीच अमन लगातार कराहता रहा क्योंकि उसे चोट लगी थी, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। वो बार बार अपने पिता से कह रहा था मुझे पानी पिला दो, मेरा शरीर जो है वो बुरी तरह टूट रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। अमन के परिवार का अब रो रो कर बुरा हाल है। उसे एडमिट कराया गया, उसके इलाज में देरी हुई, इसके बाद अमन की मौत हो गई मंगलवार को ही। और मंगलवार को ही दूसरा इंसिडेंट भी सामने आया जो कि हार्दिक का था। लेकिन इन दोनों मामलों में आप ये भी समझिए कि हार्दिक का जो इंसिडेंट है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, लेकिन अमन का इस तरह का कोई फुटेज सामने नहीं आया। तो अमन के मामले की चर्चा नहीं हो रही है, और शायद चर्चा हार्दिक के मामले की भी नहीं होती यदि वो सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता, तो कभी इस प्रशासनिक लापरवाही की पोल ही नहीं खुल पाती। तो सोचिए कि नेशनल लेवल के खिलाड़ी की जान कितनी सस्ती है। यदि सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो चर्चा नहीं होगी, अगर सीसीटीवी फुटेज है तो आज चर्चा हो रही है। और हद की बात तो यह है कि अमन के केस में जो वहां के सत्येंद्र सिंह जिला खेल अधिकारी हैं, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी तो कमी है और हमें ये पोल जो है वो बदलवाने चाहिए थे, इनकी जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है। ऑन कैमरा उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये खेल विभाग की कमी है। अब आप सोचिए कि आपका बच्चा प्रैक्टिस करने जाता है, खेलने जाता है, आप वो बच्चा घर पे ये कह के जा रहा है कि अमन के पिता ने बताया कि मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर खेल के आऊंगा, लेकिन फिर आपका बच्चा कभी वापस ही नहीं लौटे, उसकी मौत हो जाए। और मौत की वजह है ये प्रशासनिक लापरवाही। और फिर उसके बाद में जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनके पास खेल विभाग की जिम्मेदारी है, वो कुर्सी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमें दुख हुआ कि हमारा एक खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहा, और हमें पता है कि ये पोल जो है इनकी मियाद पूरी हो चुकी थी, हमें पता है ये गलती तो हमारी है। यानी कि एक्सेप्ट किया जा रहा है खुलेआम। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि केवल जिला खेल अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या काम चल जाएगा? इसके लिए जिम्मेदार क्या वो अफसर नहीं है? जब दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि मेरे एमपी कोटे से जो मैंने ग्रांट दी, एक 2023 में दी मैंने लगभग 13 लाख रुपए की इस लाखन माजरा के स्टेडियम के लिए, उसमें मुझे कहा गया कि जी और पैसा चाहिए, तो मैंने इसी साल जून महीने में 6 लाख रुपए और दिए, यानी करीब 19 लाख रुपए की मैंने बजट सैंक्शन किया, लेकिन उसे लगाया ही नहीं। तो क्या इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठता है कि यदि कोई विपक्ष का सांसद अपनी ग्रांट दे रहा है तो उसे सैंक्शन होने के बाद टेंडर होना और उसका काम शुरू होना, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्या ये प्रक्रिया जो है वो अब इसमें सुधार किया जाएगा? क्योंकि अगर इसमें सुधार होता और जल्दी ये काम शुरू होता तो हार्दिक की जान बचाई जा सकती थी। और सवाल उठा है कि प्रदेश सरकार, जिसने लेटर जारी कर दिया है कि जिला खेल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है, और उस खेल नर्सरी को भी सस्पेंड कर दिया है जिसमें प्रैक्टिस करता था हार्दिक, और गौरव गौतम स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि हम निशब्द हैं, लेकिन उनके अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें पता था कि ये पोल जो है खराब है, इनकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब सोचिए कि प्रदेश सरकार इस हादसे के बाद जागी है। नीचे से ऊपर तक प्रदेश सरकार को जब घेरा जा रहा है, तमाम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हार्दिक का सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसको सोशल मीडिया पर वो लोगों के
नजरों के सामने से जब गुजर रहा है तो हर कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है कि आखिर एक नेशनल खिलाड़ी के साथ ये इतनी बदतर मौत उसे क्यों मिली। तब सरकार लेटर जारी कर रही है और कह रही है कि तमाम खेल उपकरणों की जांच करो, हर जिले में जांच होनी चाहिए जहां जहां स्टेडियम है, और कोई भी चीज अगर खराब है तो उसे तुरंत रिप्लेस किया जाए, अति आवश्यक। इस लेटर के ऊपर लिखा गया है कि ये जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाला लेटर है। लेकिन बदनसीबी यह है कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंस जो दिखाई सरकार ने, वो तब दिखाई जब एक नेशनल खिलाड़ी हमारे बीच से चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमन के जो माता पिता है उनका रो रो कर बुरा हाल है, और वो न सिर्फ इस स्टेडियम की लापरवाही की बात कह रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही की बात कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि पीजीआई जब लेकर गए, आप इसको भी नोट करिए, हार्दिक की तो चलिए उसी समय मौके पर मौत हो गई, लेकिन अमन जिसे अस्पताल ले जाया गया उसे पौना घंटा इंतजार करना पड़ा। उसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए उसे पौना घंटा इंतजार करना पड़ा रोहतक के पीजीआई में। इस पर भी आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह लापरवाही नहीं है। तो ये दोनों कहानियां अपने आप में आज हरियाणा के जो स्पोर्ट्स जगत है उसमें बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि हमारा स्टेट जो कि स्पोर्ट्स में नंबर 1 कहा जाता है वो किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार 3,500 रुपए का खेलों को लेकर बजट देती है, उसमें हरियाणा को महज 80 करोड़ रुपए मिलता है और गुजरात को 601 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आप सोचिए कि हरियाणा जो सबसे ज्यादा मेडल देश में दे रहा है, उस स्टेट को केवल 80 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और ये 80 करोड़ पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों को फंड मिला है उसमें सबसे कम है। तो जो राज्य सबसे ज्यादा मेडल देता है, तो जो राज्य सबसे ज्यादा खिलाड़ी देता है, उसको सबसे कम बजट क्यों दिया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का तो दावा यह भी है कि पिछले 11 साल में एक नया स्टेडियम भाजपा सरकार ने नहीं बनाया, और हमने जो स्टेडियम बनाए थे उनका रखरखाव भी ठीक से नहीं कर रहे। यहां तक कि जब मैं ग्रांट दे रहा हूं तो मेरी ग्रांट भी नहीं लग रही है, उसको भी टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब लगातार जो है जनता के जहन में आ रहे हैं, और विपक्षी जो हैं वो भी सरकार को घेर रहे हैं। भले ही मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आज जो मंत्री हैं, चाहे वो खेल मंत्री ले लीजिए, चाहे महिपाल ढांडा को ले लीजिए, शिक्षा मंत्री कृष्णलाल पवार को ले लीजिए, सब जो है संवेदना जाहिर कर रहे हैं कि एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन इस संवेदना का सोचिए उस हार्दिक का परिवार इस संवेदना का क्या करेगा। तो ये पूरे सिस्टम पे सवाल है। आज का जो हमारा एपिसोड था वो भी इसी चीज को डेडिकेटेड है कि हरियाणा स्पोर्ट्स की नर्सरी है, हरियाणा स्पोर्ट्स का हब है, और उसे यूं बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो और ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। अंत में आप अमन के जो घर वाले हैं उनको सुनिए, और साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा से हमारे संवाददाता राहुल गौतम ने बातचीत की है। इन दोनों को आप सुनिए। अमन के परिवार, अमन के पिता ने जो बात कही है उसमें कितना दर्द है, कैसे उन्होंने अपना बच्चा खोया है उसकी पीड़ा को जाहिर किया है, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा बता रहे हैं कि कैसे उनकी ग्रांट जो है उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आज उसका इस्तेमाल होता तो हार्दिक हमारे बीच में होता। इन दोनों को सुनिए और कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय हमें बताइए। क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी रामा भारती स्कूल में पढ़ता था, और हाई स्कूल में शाम के टाइम डेली जाता था घूम वो बास्केटबॉल खेलने। उसके 2-3 फ्रेंड भी थे, कभी उनके साथ निकल जाता, कभी अकेला चला जाता। पर कल जब वो गया, अकेला गया था। हम मार्केट से आए थे, घर में भी घर वाले भी मना करे थे आज मत जा। उसके बड़े भाई ने भी रोका, उसकी मदर ने भी रोका। रास्ते में हमने बोला, हम गाड़ी में थे, मैं चल भाई किससे पूछ के आया? बोला मम्मी से पूछ के आया। वो कहने लगे मैंने कहीं पूछता मैं तू आने में 10वीं क्लास के पेपर है तो हमने तैयारी कर ले, तेरे नोट्स मंगाए 2,000 रुपये तेने ये लगा दिए, तो स्कूल में जा लो पापा आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा। मैं चला जाऊँ। डेली का रूटीन था, वो आ जाता था अंधेरा होने से पहले, आ जाता था खेल के। वो आम घर में एंट्री हुई है, और वहां से कॉल आई, किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे हुआ, पोल गिरा है और हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यहाँ से मैं और मेरा ये भतीजा दोनों गाड़ी उठाई, कुछ नहीं सोचा, हॉस्पिटल पहुंच गए।
उनकी एंट्री के साथ साथ हम भी यहीं एंट्री कर चुके थे। वहां उन्होंने रेफर कर दिया रोहतक। रोहतक जाने के बाद वो रास्ते में तड़पता ही रहा, पापा मेरा यहाँ दर्द हो रहा, मेरे पैर को ऐसे कर दे, कभी ऐसे कर दे। बाहर कोई जख्म नहीं था, सब अंदर का ही था। वहां पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट पर्ची बना तो दी। उन्हें कहा अल्ट्रासाउंड के रूम में कोई भी लेडीज नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठा वहां अल्ट्रासाउंड करने लिए। आधे घंटे उस रेडी को लेके बाहर ही बैठा रहा मैं। मतलब आएगी तो पहला नंबर अपना लगवा लूंगा। वो आई आधे पौने घंटे के बाद। तब तक हम उन्होंने एक हल्की ट्रीटमेंट शुरू करी थी, वो भी सिरिंज लगा के देख रहे थे। फिर हम उसको फिर लेके गए, मैं अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। पौने घंटे के बाद तो मैडम आई, अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा ज्यादा सीरियस केस है, अंदर खून चल रहा था, बोले इसके तो पेट में खून खून हो गया है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है। उसको वहां काउंटर पे लेके आए। वहां जो बैठे थे डॉक्टर बैठे थे, मैडम बैठी थी और तो स्टाफ बैठा था। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्हें सिर्फ एक ग्लूकोज की बोतल लगाई थी और साइड में नॉलेज को यहाँ कर दो, साइड में लगा दी थी। और वो फिर भी वो कह रहा था पापा मेरा मेरा इसमें मुझे पानी पिला दे। बस 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 बस, कोई ना था, बस। वो कह रहे पानी पिला दे। मैं बेटा 1 मिनट रुक जा, पानी भी पिलाऊंगा तुझे। उसकी आंखें घूम गई, सारा पीला पड़ गया, उसने आंखें बंद कर ली। मैं ये मिट्टी हो गया, ये तो खत्म हो गया। भाई इसमें भतीजे पे थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने टेबल वेबल इधर उधर कर दी। वो उठ के उस अल्ट्रासाउंड रूम में जाके उन्होंने कमरा बंद कर दिया। उन्होंने पीसीआर बुलाई, पीसीआर में एक आया, उसने कहा किरण झगड़ा किया जी, गुस्से में हो गया थोड़ा बहुत। दुका तुमको जे उसमें थाने में डाल दूंगा। नो मुझे डाल दो, तक क्या रहेगा, मिट्टी ले रहा हूँ मैं, डाल दो अब तक क्या डालोगे। फिर वो लोग कह रहे थे इससे ज्यादा दुखद बात, आत्मा को झंझोड़ने वाली बात देश की लिए नहीं हो सकती कि ऐसा हीरा भाई जो भारतीय बास्केटबॉल टीम में जिसका चयन हुआ, 17 वर्षीय हार्दिक, हमारा ऐसा भाई जिसके दिल में एक सपना हो कि तिरंगे को दुनिया के विश्व पटल पे ऊंचा करेगा, हमारे राष्ट्रगान की गूंज दुनिया में सुनवाएगा, ऐसे भाई को ऐसे हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी हो। और इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। सरकार की पूरी तरीके से हरियाणा के खेलों, खिलाड़ियों और खेल स्टेडियमों, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति टोटल बेरुखी 11 साल से बीजेपी की सरकार है। सारे खेल स्टेडियम हमारे समय बने थे, 481 खेल स्टेडियम बने थे उस समय हरियाणा के अंदर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला मुख्यालय स्तर पर। 11 साल से किसी एक खेल स्टेडियम की कोई देख रेख करने का सरकार ने नहीं किया, कोई बजट। आपने खुद पैसा देने की कोशिश करी एमपी लेट से, उसमें आप कह रहे हैं कि उसको भी रोका गया। उसको भी, जैसे खुद तो कुछ सरकार ने बजट दिया ही नहीं, लेकिन जब 3 साल पहले मेरे सामने इस वाले खेल स्टेडियम की बात आई, लाखन माजरा वाले की, मैंने खुद अपना एमपी कोटे से इसमें ग्रांट दी। लेकिन 3 साल से कभी 12.5 लाख मांगी, फिर 6.5 लाख और मांगी, कागजों में उलझाने का काम। 3 साल से एमपी कोटा नहीं लगने का कार्य शुरू नहीं हुआ। अब बता रहे हैं अधिकारी की जी अब हम उस स्टेज पे पहुंचे कि भाई हम अब टेंडर करेंगे। अब 3.5 साल से मेरा एमपी कोटा भी नहीं, खुद भी नहीं लगाया, मेरा एमपी कोटा भी लगने नहीं दिया। ये जो सांसद कोटा था ये लोगों का कोटा है, आप मेरे को निशाने पे लेते हैं, मेरा एमपी कोटा नहीं लगने देते। ये साधारणतः ये मेरा एमपी कोटे को विपक्ष के सांसद के बतौर चयनित करके टारगेट करते हैं, ऊपर से इनके आदेश इस तरह के होते हैं। जाएंगे परिवार से मिलने के लिए, आपके क्षेत्र का लड़का था सर। अभी यहाँ से परिवार के जो है उस गांव में ही जा रहा हूँ।